अभी जो है आप डालिए, जो भी दिक्कत है तुरंत तो रिजॉल्व नहीं होगा, आगे चल करके जब हो जाएगा, जब वहां ऑब्जेक्शन लगेगा तो उस समय भी आप जो है कोर्ट एफिडेविट या सर्टिफिकेट मूल जो है सुधार करके जमा करवा दीजिएगा, आपको चांस देता है, मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम सब परीक्षा पास कर दिए, कर गए और मेरे नाम में जो है अल्फाबेट या कुछ मिस्टेक है तो हमें नौकरी नहीं मिलेगा, इतना आसानी से नौकरी नहीं मिलता है, ठीक है। तो इतना आसानी से आपको मौका भी वहां पे खत्म नहीं किया जाता है किसी भी आयोग के द्वारा, आपको बार बार चांस दिया जाता है कि आप अपना सर्टिफिकेट सुधार करके जमा कीजिए, इसीलिए घबराइए नहीं। अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक भी है तो चलेगा, अभी फिलहाल फॉर्म भरने वक्त में भर लीजिए, आगे उसको सुधार करवा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का जो टॉपिक था हम लोग का। इसलिए बता दिया कि कई लोग यहाँ पर इसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। कुछ नहीं है, बस मूल निवास प्रमाण पत्र आपका जरूरत है, ठीक है। और आपका जो ईबीसी जो है या ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, जो भी है वो आपको यहाँ पे मांग रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। तो वो दोनों आपके पास होना चाहिए, वो बनवा लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है पिछले क्लास में हम लोग अभी के टाइम पे अभी जो सामाजिक विज्ञान के तहत एसएसटी सोशल साइंस के तहत हम लोग पढ़ते हैं। और कल जो है हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था, आज थोड़ा सा हम लोग थ्योरी का पार्ट कर लेंगे, क्योंकि जब तक थ्योरी को थोड़ा बहुत हम लोग नहीं जानेंगे तो ऑब्जेक्टिव करने में फिर मजा नहीं आता है, ठीक है। तो एक रटने वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर तेजी से 10 मिनट में अगर हम फ्रांस की क्रांति को थ्योरेटिकल समझ जाएंगे तो हम आसानी से फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बना लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा आपको पीडीएफ भी भेज दिया है, क्योंकि देखिए यहां पर क्या होता है कि केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ने से भी आपका जो है एग्जाम में दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग दोनों काम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, इसे हमने पढ़ा रखा है, लेकिन फिर से जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे ही तो 10 मिनट में आपका पहले हम ये क्रांति पढ़ा ही लेते हैं, तेजी से पढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द है फ्रांस की क्रांति। क्या है? विश्व इतिहास की एक युगांतकारी घटना है जो कि यूरोप के पुरातन व्यवस्था को समाप्त करके नई लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो यानी जो भी पुरातन व्यवस्था पोप पादरी पे आधारित, राजतंत्र पे आधारित जो फ्रांस के शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त करके फ्रांस की क्रांति ने वहां पे क्या किया कि एक नवीन लोकतंत्र, नया लोकतंत्र व्यवस्था को लाने में यहां पर मदद किया, ठीक है। 1 to 5 के लिए नहीं है क्या? बिल्कुल कहना मुश्किल है 1 to 5 में देगा नहीं देगा, चांस कम है यहां से देने का 1 to 5 में, ठीक है। अब देखिए यह क्रांति जो है 1789 में हुई। इस क्रांति के पीछे वर्षों से चली आ रही शोषणकारी, वर्षों से चली आ रही शोषणकारी निरंकुश राजतंत्र था जिसने लोगों के क्रांति हेतु मजबूर किया। फ्रांस की क्रांति के कई कारण थे जो निम्न है। तो क्रांति के कई कारण को हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहला कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के अंतर हैंड रिटन ही है, चूंकि टाइपिंग ये नहीं हो पाया था, ठीक है। तो निरंकुश राजशाही, यानी जो राजा था मनमानी करता था। केवल सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रशासनिक भ्रष्टाचार, बहुत ज्यादा प्रशासन में भ्रष्टाचार था। अति केंद्रित प्रशासन, यानी केंद्र से ही मेन रूप से राजा ही जो भी मतलब लुई 14वां और जो 16वां जो बोलता था मैं ही राज हूं, यानी अति केंद्रित प्रशासन था। प्रशासनिक अव्यवस्था, न्याय व्यवस्था की दुर्बलता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अभाव था। उसके बाद सामाजिक कारण क्या था? वर्ग विभाजित था, वर्ग 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। एक आपका पादरियों का एक अलग स्टेट था, मध्यम वर्गीय जो अधिकारी वर्ग था उसका एक अलग था, और जो जनसामान्य था उसका एक अलग स्टेट था, ठीक है। तो 3 स्टेट में मुख्यतः विभाजित था, जो कि मेन रूप से कर देने का काम जो है तीसरा स्टेट करता था, जो मजदूर और जो कह सकते हैं कि गरीबों का जो कह सकते हैं कि स्टेट था, ठीक है। तो मेन रूप से यहाँ पर जो ये समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था। ये भी प्रमुख कारण रहता है रूस की क्रांति का। उसके बाद जो यहाँ का टैक्स सिस्टम रहता है वो दोषपूर्ण रहता है। सारा टैक्स जो है तृतीय स्टेट्स के लोगों को देना होता है, और कर लगाते कौन थे? तो फर्स्ट स्टेट के लोग, जो कि पोप पादरी थे। 12th का कॉमर्स के लिए नहीं काम आएगा, ठीक है। उसका जीके जीएस के पार्ट में आपका जनरल नॉलेज वाला पढ़िए और कॉमर्स पढ़िए, ठीक है। ये आपका 9th से 12th तक जिनका सोशल साइंस है उनको काम आएगा ये, ठीक है, मेन रूप से। 1 to 5 वाले का एक आध क्वेश्चन दे दे प्रथम विश्व युद्ध का तो हो जाए तो आ जाए, लेकिन उम्मीद कम ही मानते हैं। उसके बाद जो गिल्ड व्यवस्था थी यहाँ पर, वो बहुत बड़ा कारण था। गिल्ड यानी व्यापारी एक जगह से दूसरे जगह व्यापार नहीं कर सकते थे, ठीक है।
यानी एक कह सकते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था वाला सिस्टम था। सैनिक असंतोष भी एक कारण था, सैनिकों को सही से वेतन नहीं दिया जा रहा था, टाइम से वेतन नहीं मिलता था। उसके बाद वहां पे बहुत सारे बौद्धिक जो चेतना वाले लोग आ गए, खास करके मोंटेस्क्यू का नाम सुना होगा, जिन्होंने कि आपको एक सिद्धांत दिया था, पिछले क्लास में भी हमने बताया था, ठीक है, कि आपका कार्यपालिका पृथक्करण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू का दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद वाल्टेयर है, रूसो है, जॉन लॉक, ये जैसे दार्शनिक जो थे, तो ये भी वहां की जनता को प्रभावित कर दिया अपने थिंकिंग से, अपने विचार से। और उसके बाद जो लुईस सोलामा था वो बहुत ज्यादा अयोग्य था, और उसकी पत्नी भी जो ज्यादा थी, बहुत ज्यादा खर्चा करने वाली थी, ठीक है। मैडम डिफिसिट उनका नाम था, मैडम डिफिसिट यानी घाटा लगाने वाली थी, बहुत ज्यादा जो है राजतंत्र को उससे नुकसान हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए राजनीति का निरंकुश राजतंत्र, राजा के हाथों में ही सारी शक्ति केंद्रित थी। राजत्व का सिद्धांत था, यानी राजा को जो है देवताओं ने बनाया है। इच्छा ही कानून, जो राजा का इच्छा था वही कानून था। लुई 14वां का कथन था, मैं ही राज्य हूं, यानी मैं ही राज्य हूं। और लुई 16वां का क्या कथन था कि मेरी इच्छा ही कानून है। लुई 14वां तो कहता था कि मैं ही राज्य हूं, लेकिन उससे भी बढ़ करके लुई 16वां क्या बोलता था, मेरी इच्छा ही कानून है, जो हम कह दिए वही कानून है। तो अब देखिए पार्लियामेंट अंकुश लगाने के स्थान पर जो पार्लियामेंट बनाया गया था कि राजतंत्र या राजा के मतलब पावर पे अंकुश लगाए अगर गलत करता है, लेकिन ये भी उसी के समर्थन में रहता था, ठीक है। एक प्रकार का संसद कहिए वहां का, जो कि अभिजात लोगों का ही समूह होता था, पोप पादरी उसमें रहते थे। तो इसका काम था कि राजा अगर निरंकुशता करे तो उस पर कंट्रोल करना है, लेकिन ये कंट्रोल ना करके बल्कि उसके समर्थन में ही रहते थे, क्योंकि सभी लोग मिल करके यहाँ भोग विलासपूर्ण जीवन जी रहे थे। राज दरबार की विलासिता, पेरिस से दूर वर्साई के शीश महल में ये लोग रहते थे, शान शौकत की जिंदगी जी रहे थे यहाँ के जो राजतंत्र जो राजा थे लुई 16वां। रानी मेरी एंटोइनेट उनकी नाम था, उनकी पत्नी का, रानी एंटोइनेट बहुत ही फिजूल खर्ची थी, और इसको मैडम डिफिसिट के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। राज दरबार चाटुकारों से भरा पड़ा था, सब केवल चापलूसी करते थे राजा का। प्रशासनिक भ्रष्टाचार, राज के महत्वपूर्ण पद योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि किसके आधार पर, तो वहां पर पैरवी के आधार पर नहीं, पैरवी करके वहां नौकरी मिलता था। अति केंद्रित प्रशासन था, प्रशासन की सारी शक्तियां राजा के हाथ में ही केंद्रित थी, ठीक है। भोग विलास से निकलकर उसको प्रशासन देखने की फुर्सत नहीं मिलती थी। प्रशासनिक अव्यवस्था, यानी प्रशासनिक एक रूपता का अभाव था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से शासन या कानून व्यवस्था थी, तो ये भी वहां का एक प्रमुख कारण था। उसके बाद सामाजिक कारण में आप देख सकते हैं कि फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। पूरा ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला जो फर्स्ट स्टेट था वो आपका कर लगाने या अधिकार जो दिया गया था वो पादरी को दिया गया था, वो फर्स्ट स्टेट में आते थे। सेकेंड स्टेट जो था सामंत कुलीन भूमि स्वामी वर्ग का था, विशेष अधिकार उसको दिया गया था। सबसे लास्ट स्टेट जो था थर्ड स्टेट, वो अधिकार विहीन था, केवल टैक्स देता था, लेकिन किसी भी प्रकार का उसको अधिकार नहीं दिया गया था। उसके बाद इसमें थर्ड स्टेट में आते थे जनसाधारण, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग एवं बुद्धिजीवी जो थे, ये सब थर्ड स्टेट में ही आते थे। पादरी वर्ग जो था टाइद कर की वसूली करता था। किस प्रकार का कर, तो टाइद कर कौन लगाता था, तो पादरी लोग लगाता था। कुलीन वर्ग प्रशासन, सेना, न्यायिक अधिकारी, और उसको प्रतिष्ठा से माय लॉर्ड, योर ग्रेस जैसे शब्द का प्रयोग वहां की जनता करती थी। माय लॉर्ड किसको, कुलीन वर्ग के लोगों के लिए प्रयोग होता था। सर्वसाधारण वर्ग में किसान आता था, कर का बोझ इन पर लादा गया था, टाइद कर चुकाने पड़ते थे। टाइद कौन लगाता था, तो पोप पादरी। नमक, तंबाकू आदि टैक्स भी इनको देना होता था, किसको, तो जो तृतीय स्टेट के लोग थे उनको। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे क्या कारण था वो पढ़ रहे हैं। आर्थिक कारण के रूप में अर्थव्यवस्था जो था अव्यवस्थित थी, दोषपूर्ण कर सिस्टम था, सारा टैक्स जो है तृतीय स्टेट को लोगों को देना होता था, ठीक है। पादरी पूजा करते थे, कुलीन युद्ध करते थे, और जनता कर देती थी। वहां फ्रांस में ये स्थिति था। कर वसूली प्रणाली, कर निश्चित नहीं था, इच्छानुसार बढ़ाया और घटाया जाता था। ये सब बहुत बड़ा दोष था वहां के प्रशासन का। व्यापारिक एवं व्यवसायिक अवरोध, गिल्ड व्यवस्था, यानी कोई भी एक व्यापारी दूसरे क्षेत्र में जाके व्यापार नहीं कर सकता था, यानी बंद अर्थव्यवस्था था पूरे में। बेकारी की समस्या बहुत ज्यादा थी, बेकारी मतलब बेरोजगारी। सैनिकों में असंतोष, समय से उनको वेतन नहीं मिल रहा था, योग्यता के आधार पर पदोन्नति नहीं दी जाती थी, उच्च पदों पर केवल कुलीन वर्ग के लोग ही शामिल होते थे, नियुक्त किए जाते थे। बौद्धिक कारण, दार्शनिकों ने फ्रांस के जनमानस को झकझोर दिया। बहुत सारे बौद्धिक जो लोग हुए, खास करके मोंटेस्क्यू 1689 से 1755 ईस्वी तक रहते हैं, राज एवं चर्च की कटु आलोचना करते थे। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछेगा
कि शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये याद रखिएगा, मॉन्टेस्क्यू ने। देखिए अभी आपको स्क्रीन पे उतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हमने पीडीएफ आपको दे दिया है, तो ये चूंकि हैंड रिटन ही है, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से, ऐसे स्पष्ट ही लिखा हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा ही हैंड राइटिंग है तो उतना भी मैं खराब नहीं लिखता हूं, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, पढ़िएगा। तो शक्ति का पृथक्करण, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों क्या है? पृथक है, ठीक है। उसके बाद वाल्टेयर का क्या था? 1694 से 1788, प्रबुद्ध निरंकुश शासन में विश्वास था, 100 चूहों की अपेक्षा, ये क्या कहता था? 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ठीक है। कौन कहता था? वाल्टेयर। ये प्रबुद्ध निरंकुश शासन में विश्वास करता था, यानी जो शासक हो वो प्रबुद्ध होना चाहिए, ठीक है। भ्रष्ट चर्च पर कड़ी चोट किया था इसने भी। उसके बाद ज्यो ज्यो जॉक जॉक रूसो, उसका पूरा नाम था, अगर पूछेगा रूसो का पूरा नाम क्या था, तो ज्या जॉक रूसो, ठीक है। 1712 से 78 ईस्वी में कथन, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका था? तो रूसो का था। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका विदेशी घटनाओं का प्रभाव। विदेशी घटनाओं का प्रभाव, ये सारा जो लिखा गया वो 15 मिनट में ही लिखा गया, इतना ही जानिए। आपका जितना भी ये नोट्स का जो है वो 15 मिनट में ही, क्योंकि हम लोग जब मेंस लिखते हैं तो 15 से 20 मिनट में सेट करते हैं घड़ी को, और उसी टाइम का लिखा हुआ मेरा नोट्स, तो इतना लिखना पड़ता है वहां पे पूरा, ठीक है। जब आप अब तो हटा दिया है बीपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल या मेंस में, अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कर दिया है, ठीक है, लेकिन वहां पर इतना लिखना होता था, अगर पूछ दिया तो पूरा लिखना पड़ता था, ठीक है। तो इसलिए उसको तेजी से लिखना पड़ता है, क्योंकि वहां 20 से 25 मिनट ही टाइम मिलता है लिखने के लिए, तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग इसीलिए तेजी में लिखा गया है। चलिए, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। विदेशी घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ा कि 1688 में आपको पता होगा कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंग्लैंड में कब गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, ठीक है, तो 1688 ईस्वी में। और वहां पर जो लोकतंत्र, जो राजतंत्र था, वहां पे क्या हुआ कि राजतंत्र के साथ साथ लोकतंत्र की भी स्थापना हुई थी, ठीक है। इस कारण अभी भी आप देखिएगा कि ब्रिटेन में क्या है कि वहां का राजतंत्र तो है ही, महारानी तो रहती है, लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री भी होते हैं वहां पे, ठीक है। 1689 में पारित अधिकारों की घोषणा पत्र। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जब अमेरिकी वासी जब जीत जाते हैं तो वहां पे चूंकि फ्रांस की भी सेना जाती है लड़ने के लिए, तो उनको लगता है कि जब हम दूसरे देश को जा करके उसको अंग्रेजों से मुक्ति दिला सकते हैं और वहां पे जो है नया राज्य लोकतंत्र स्थापित करवा सकते हैं, तो हम अपने यहाँ खुद क्यों नहीं मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है। तो अमेरिकी क्रांति का भी प्रभाव फ्रांस की क्रांति पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तत्कालिक कारण तो सबसे ज्यादा था लुई 16वां, जो था बहुत ज्यादा अयोग्य था, ठीक है, और वो बोलता था कि मैं ही मेरे द्वारा जो बोला गया वो हर एक बात ही कानून है, ठीक है। तो इस तरीका से ये बहुत ही अयोग्य था, जिस कारण से यहां पर जो है फ्रांस की क्रांति हुई। तो सबसे तत्कालिक कारण में जानिए लुई 16वां की अयोग्यता ही थी, और उसकी मैडम भी जो थी वो भी बहुत ज्यादा खर्चीली थी, ठीक है। उसके बाद अब देखिए शुरुआत क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा तभी आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो आसानी से बना लीजिएगा। 5 मई 1789 को तीनों स्टेट्स की संयुक्त बैठक बुलाई गई, जिसमें से कुल प्रथम 300, देखिए 300 सीट था प्रथम स्टेट के लिए, द्वितीय स्टेट के लिए 300 तथा तृतीय स्टेट के लिए क्या था, 600 प्रतिनिधि भाग लिया। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि अपने साथ सामान्य मांगों की एक सूची लेके गए थे, एक लिस्ट लेके गए थे, हमको ये सब चाहिए, ठीक है। परंपरा के अनुसार प्रत्येक स्टेट्स को एक एक मत देने का अधिकार था, परंतु तृतीय स्टेट्स ने इसका विरोध किया और मांग रखी पूरी सभा से वोट करवाया जाए। यानी क्या हो जाएगा, 300 था आपका फर्स्ट स्टेट में, 300 था सेकेंड स्टेट में, और 600 था। अगर सब प्रतिनिधि वोट करेगा तो थर्ड स्टेट वाला जीत जाएगा, ठीक है, क्योंकि 600 ऑलरेडी है। तो ऐसे क्या था, एक एक वोट देने का, तो वो 2 देगा, ये अलग देगा, तो ये हार जाता। तो इसने कहा कि तृतीय स्टेट के लोगों ने कहा कि सभी प्रतिनिधि अब वोटिंग करेंगे, हमारा जो है एक स्टेट या 2 स्टेट या 3 स्टेट वोटिंग नहीं करेगा, इस पे सभी प्रतिनिधि यहाँ पे वोटिंग करेंगे, और जिसका वोट जिस पक्ष में होगा तो उसके हिसाब से देश में कानून बनेगा, ठीक है। तो यह बात जो है वहां का राजा स्वीकार नहीं करता है, या वहां के जो पोप पादरी रहते हैं, चूंकि उनकी संख्या कम थी, ठीक है। सम्राट ने कुलीन एवं पादरियों के प्रभाव में आकर मांग को ठुकरा दिया, कहा कि नहीं, हम नहीं मांग, क्योंकि पोप पादरी और जो सामंत थे या जो कुलीन थे, क्योंकि वो हार जाते तो उनको पता था, इसीलिए यहाँ पे इनकी बात को ठुकरा दिया गया। तो ये क्या करते, 20 जून 1789 को तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि वर्साय के टेनिस कोर्ट में, टेनिस कोर्ट है, मैदान है,
टेनिस जहां खेला जाता है, एकत्रित हुए और निश्चित किया कि जब तक ऐसे संविधान नहीं बनते जिससे राजशाही पे अंकुश लगाया जाए तब तक राष्ट्रीय सभा को भंग नहीं होने देंगे। और वहीं पे वो लोग बैठ गए धरना पे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। राष्ट्रीय सभा ने संविधान का प्रारूप तैयार करना आरंभ कर दिया। ठीक है, उस समय फ्रांस की स्थिति भयावह हो रही थी, लोगों को भोजन तक मिलना मुश्किल हो गया, लोगों ने लूटपाट शुरू कर दिया। सम्राट ने अपनी सेना को पेरिस जाने की आज्ञा दी। ठीक है, फ्रांस में ही पेरिस वहां की राजधानी। इससे उत्तेजित होकर के लोगों को लगा कि ये हमें सेना मारने आ रही है, लोगों ने एक जन सेना का गठन किया। 14 जुलाई 1789 को भीड़ ने बास्तिल के सुदृढ़ किला पर, जो कि वहां पे कैदी लोग बंद रहते थे, बास्तिल का किला एक प्रकार का कह सकते हैं वहां का जेल था, तो उसको तोड़ करके वहां के कैदियों को रिहा कर दिया। ठीक है, तो एक कह सकते हैं कि अराजकता की स्थिति उस समय आ गई फ्रांस में। आगे चल करके 4 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा की बैठक हुई, जिसमें सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी गई, चर्च के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। चूंकि अब इनकी संख्या ज्यादा थी, 600 में था, तो ये अब राष्ट्रीय सभा बना करके अपना संविधान बना रहे थे। चर्च की भूमि और अन्य संपत्ति जब्त कर ली गई और पुनः 27 अगस्त 1789 को मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा करके कर दी गई, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति की सुरक्षा तथा अत्याचारों से मुक्ति के अधिकार को नैसर्गिक एवं आहरणीय माना गया। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक अधिकार माना गया। ठीक है, और 1791 में राष्ट्रीय सभा द्वारा फ्रांस के लिए एक नया संविधान बनाया गया और निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की गई और शक्तियों का पृथकीकरण किया गया। 1791 के संविधान की व्यवस्था से असंतुष्ट जो है बढ़ रहा था। अब ये देखिए, इससे लोग खुश नहीं हुए, क्योंकि कहते हैं ना कि एक के बाद फिर दूसरा जो आया वो भी शोषक ही है। वो क्या करने लगा, अब वो देखिए, संविधान में जिस मानवाधिकारों का घोषणा की बात की गई उसे पूरा नहीं किया गया। जो नई राष्ट्रीय पार्टी आई जिसने संविधान लागू किया, उसने उनके अधिकार की घोषणा तो की, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। बहुसंख्यकों को मताधिकार से भी वंचित रखा गया, सिर्फ धनी मनी लोगों को ही वहां वोट देने का अधिकार दिया गया, जिससे जनसाधारण में असंतोष बढ़ी और इन लोगों ने अपना एक दल बनाया जिसको क्या कहा, जैकोबियन। और इस क्लब के सदस्य समाज के निम्न तबके से आते थे, जैसे दुकानदार, कारीगर, मजदूर। तो कई बार पूछेगा जैकोबियन, तो जैकोबियन भी आपके फ्रांस की क्रांति से ही संबंधित है। आगे चल करके जैकोबियन दो भाग में बंट जाता है, एक जीरोथ्रिस्ट जिसको उदारवादी बोलते हैं, जो कि जैकोबियन रहता है वो उग्रवादी रहता है। अब जैकोबियन सत्ता में आ गया, अब वो क्या करता है वो देखिए। 1793 में रॉबespierre, जो कि जैकोबियन का नेतृत्व करता था, इसने राजा पर देशद्रोह का मुकदमा लगा करके सार्वजनिक रूप से गिलोटीन पे लटका दिया, यानी सूली पे। गिलोटीन क्या था, सूली पे लटका दिया। ठीक है, तो यहां पे सूली पे राजा किसको, तो लुईस 16वां को यहां लटका दिया गया। किसके द्वारा, तो जैकोबियन का ही जो वहां का नेता रहता है रॉबespierre, ठीक है, उसके द्वारा। अब देखिए क्या हुआ, मौत की सजा दे दी गई तथा 1793-94 के बीच आतंक का राज स्थापित कर दिया गया। यानी जितने भी विद्रोही थे, यानी जो भी राजा के समर्थक थे, निरंकुश जो राजतंत्र था उसके समर्थक थे, सबको यहां पर उसने दमनात्मक नीति के तहत या अपने विरोधी को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। ठीक है, उसके बाद एक योजना अनुसार अब क्या हुआ, उसके दमनात्मक नीति के कारण कन्वेंशन के अंदर ही, अब चूंकि कन्वेंशन में उदारवादी और उग्रवादी जैकोबियन और जरथुस्ट दोनों थे, तो अब जरथुस्ट जो उदारवादी रहता वो इसका विरोध करना शुरू कर देता है। ठीक है, कन्वेंशन के अंदर ही विरोध सक्रिय हो गया। एक योजना अनुसार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। किसको, अब फिर रॉबespierre को गिरफ्तार किया गया और उसको 92 साथियों के साथ 28 जुलाई 1794 को गिलोटीन पर उसको भी चढ़ा दिया गया, क्योंकि उसने एक आतंक का राज स्थापित किया था। ठीक है, किसने, तो रॉबespierre ने, और वह जैकोबियन दल का नेतृत्व करता था। ठीक है, तो यहां पर आतंक के राज को फिर जरथुस्ट ने समाप्त कर दिया। अब क्या हुआ कि 1700, और यही स्थिति का फायदा उठा करके अब नेपोलियन आ जाएगा वहां। नेपोलियन 1795 से 99 डायरेक्टरी और नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। जब डायरेक्टरी से, अब क्या हुआ कि शासन व्यवस्था वहां के डायरेक्टरी के हाथ में गया और डायरेक्टरी से भी समस्या नहीं सुलझी, तो नेपोलियन ने इस स्थिति का लाभ उठाया और कुछ सैनिक अधिकारियों के साथ मिलकर के नवंबर 1799 में डायरेक्टरी का तख्ता पलट करके 1804 में नेपोलियन कोड लागू हुआ, यानी वहां का फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट बन गया। पुनः राजशाही स्थापित हुई, लेकिन
और इसने धीरे धीरे फ्रांस को एकत्रित भी किया। इसीलिए तो नेपोलियन, जैसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको, समुद्रगुप्त को। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने फ्रांस को एकत्रित कर दिया था, क्योंकि फ्रांस लगभग उस समय 200 से 300 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। लेकिन 1815 में वाटरलू का जब युद्ध हुआ और उसमें नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है, तो उसके बाद फिर क्या होगा, पराजित होने के बाद पुनः 1830 और 48 में फ्रांस में क्रांतियां हुई और इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति का समापन हुआ। फ्रांस की क्रांति के परिणाम क्या हुए, पुरातन व्यवस्था की समाप्ति, राजतंत्र की समाप्ति, प्रशासनिक एकरूपता, तो ये सब उसमें देखने को मिला। उसके बाद बाह्य प्रभाव क्या हुआ, यूरोपीय प्रभाव, सामंती व्यवस्था का अंत हो गया, इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी के 300 राज्यों को नेपोलियन ने 39 राज्यों में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि इसने जो है जर्मनी पे भी कब्जा किया था नेपोलियन ने, तो उससे जर्मनी का भी एकीकरण हो गया था। पोलैंड पे प्रभाव हुआ कि संयुक्त पोलैंड की तस्वीर पेश हुई, आ गई। इंग्लैंड पे क्या प्रभाव पड़ा, 1832 में इंग्लैंड में रिफॉर्म एक्ट, जिससे संसदीय सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, मैसूर का जो शासक था टीपू सुल्तान, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, हैदर अली का पुत्र, कर्नाटक युद्ध वाला जो अंग्रेज के साथ करता है, तो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान प्रभावित होकर अंग्रेजों की सत्ता का विरोध किया और समानता, स्वतंत्रता, जनवादी अधिकार फ्रांस की स्वतंत्रता संग्राम की ही महत्वपूर्ण विरासत बन गए। कई बार पूछेगा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा है, तो याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति का नारा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि फ्रांस की क्रांति ने एक युग का अंत कर दूसरे युग के आरंभ कर दिया तथा प्रजातंत्र, राष्ट्रवाद, समाजवाद, व्यक्ति की महत्ता, स्वतंत्रता और नागरिक और अधिकारों की सुरक्षा की भावना जैसे महत्वपूर्ण ज्ञान पूरे विश्व को दे दिया, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति ने ही समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को पूरे विश्व में दिया। तो ये था आपका थ्योरी। तो मेन रूप से लुई 16वां, लुई 14वां को याद रखना है, जैकोबियन, जथुस्ट को याद रखना है, रॉबर्ट पियरे को याद रखना है। इस प्रकार से आप जो जो यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है। अब यही सब क्वेश्चन आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि विशेष रूप से थ्योरी पे ध्यान दीजिए। थ्योरी अगर आप पढ़े रहिएगा तो ऑब्जेक्टिव निश्चित तौर पे बन जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव पढ़े रहिएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि आप वहां सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए, यहां तक हो गया था। अभी तुरंत हमने बताया था शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, तो मोंटेस्क्यू ने दिया था, ठीक है। उसके बाद किस वर्ष संसद को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, 1782 में, अमेरिका वाला ही ये सब। अब देखिए फ्रांस की राजक्रांति किस वर्ष हुआ, तो 1789 ईस्वी में। बेस्टिल का पतन कब हुआ, 14 जुलाई 1789। प्रथम स्टेट्स में कौन आते थे, पोप पादरी आते थे। देखिए आंसर पोप पादरी दिया हुआ है, ठीक है। प्रथम स्टेट्स में कौन आते थे, पोप पादरी आते थे, ठीक है। अब देखिए आप तुरंत बना लीजिएगा। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे, कुलीन जो तंत्र था, जो वहां का एक वर्ग विशेष जो था वहां का कुलीन तंत्र, वो आते थे। राजा किसमें आता था, तो इसी में राजा ने कुलीन तंत्र कहिए। तृतीय स्टेट में इनमें से कौन आते थे, दार्शनिक, पादरी, कुलीन, न्यायाधीश, ठीक है। तो न्यायाधीश भी आपके तृतीय स्टेट में ही आते थे। दार्शनिक, सॉरी यहाँ पे आपका जो है तृतीय स्टेट में इनमें से कौन आते थे, ये नहीं होगा। दार्शनिक वगैरह जो थे ना वो तृतीय स्टेट में ही थे, बौद्धिक, दार्शनिक, ये सब तृतीय स्टेट में ही आते थे। तो ये गलत है, यहाँ पे दार्शनिक कर लेंगे, ठीक है। विश्व कोश का संपादक कौन था, दिदरो। जैकोबियन दल का प्रसिद्ध नेता था रॉबस्पियर। अभी हमने बताया था मैक्समिलन रॉबस्पियर उसका नाम था, ठीक है, जिसने आतंक का राज स्थापित किया था। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा किस क्रांति का देन है, तो फ्रांसीसी क्रांति का देन है। मानव और नागरिक के अधिकारों की घोषणा कब किया गया, तो 27 अगस्त 1789 को, 27 अगस्त 1789 को, ठीक है। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया, तो मोंटेस्क्यू ने दिया। किसने दिया, तो मोंटेस्क्यू ने दिया। तो ये सब क्वेश्चन अभी हमने चर्चा भी किया था और वही सब क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ने से ये हो जाता है, थोड़ा आपको समझना आसान हो जाता है। नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार किसको मिला, तो सक्रिय नागरिक को मिला, ठीक है। यहाँ पे नेशनल असेंबली ने किसको अधिकार दिया था, जो वहां के बुद्धिजीवी वर्ग था, जो उसी को केवल दिया था वोट देने का अधिकार, सक्रिय नागरिक को। अब देखिए यहाँ एक कथन किसी का था, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये याद रखिए अति महत्वपूर्ण है। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के रचयिता कौन है,
तो रूसो याद रखेगा, अति महत्वपूर्ण किताब है रूसो का, ठीक है। और इसी ने बोला था कि व्यक्ति सिर्फ जन्म लेता है, स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन हर एक कदम पे वो बंधा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था आई, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था आई। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया, 1804 में। 1815 में वाटरलू की संधि के साथ नेपोलियन जो है वहां पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फ्रांसीसी उपनिवेश में अंतिम रूप से दास प्रथा कब समाप्त हुई, तो 1848 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति के पूर्व फ्रांस का शैक्षणिक व्यवस्था किसके अंदर था या किसका अधिकार था, तो चर्च का या पोप पादरी का ही अधिकार था। लुई 16वां को गिलोटीन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया था, तो कन्वेंशन ने लिया था, ये याद रखिएगा, कन्वेंशन। और उसमें रॉबर्ट पियरे जो था वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। आतंक के राज के समय में सबको गिलोटीन पे लटका देना, यानी सूली पे लटका देना, ठीक है। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत के किस राजा पे पड़ा, तो टीपू सुल्तान। अभी तुरंत हमने लास्ट में पढ़ा था, जो हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान, कर्नाटक मैसूर युद्ध आपने पढ़ा होगा। वाल्टेयर क्या था, तो वाल्टेयर एक लेखक थे, विचारक हैं, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, शिल्पकार तो होंगे नहीं, तो लेखक या विचारक। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था, तो जनता की इच्छा, जनता की इच्छा का समर्थक था, ठीक है। मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो विधि की आत्मा, मोंटेस्क्यू का लिखा हुआ है। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था, तो अभी हमने चर्चा किया लुई 16वां, लुई 16वां था, ये याद रखिएगा, एकदम भूलिएगा नहीं, ठीक है। लुई 16वां फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा था। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है और आजाद कब हुआ, तो 14 जुलाई 1789 को, इसलिए स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, तो 3 वर्ग में बटा हुआ था, 3 स्टेट में बटा हुआ था। ये सब सारा अभी हमने थ्योरी किया, और देखिए तुरंत आप समझ रहे हैं। राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था होती थी, पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट भी राजा के ही पक्ष में था, इसीलिए वहां का थर्ड स्टेट ने विरोध किया था, अभी हमने चर्चा किया था। नेपोलियन कब सम्राट बना, 1804 में, और वाटरलू की संधि के साथ वो समाप्त कब हुआ था, 1815 में। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित हुआ। फ्रांस की राजक्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका क्या बना दिया, तो मित्र बना दिया, ठीक है। अरे फ्रांस की राजक्रांति शत्रु बना दिया, इसको शत्रु कर लीजिएगा, शत्रु बना दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अब लोकतंत्र की स्थापना हो गई, तो अब जो आसपास जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था था तो वो इसका विरोध करने लगा फ्रांस का, ठीक है, तो शत्रु बना दिया कर लीजिएगा, ठीक। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था, धार्मिक क्रांति, सामंती क्रांति, सर्वहारा, तो बुजुर्वा क्रांति था। बुजुर्वा जो वहां के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे उन्होंने वहां पे पार्टिसिपेट किया था। इंग्लैंड में गोरखपुर क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ था, अभी चर्चा किए थे। किसने कहा था भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो, तो वाल्टेयर ने कहा था भ्रष्ट गिरजा को, गिरजा जो घर है पोप पादरी का मंदिर, उसको नष्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है हो गया नेपोलियन हो गया। चलिए किसने कहा था मेरी इच्छा ही कानून है, आप बताइए, अभी तुरंत हमने बताया था थ्योरी में, मेरी इच्छा ही कानून है, किसने कहा था, तो लुई 16वां। मैं ही राज्य हूं, ये कहा था लुई 14वां, लेकिन मेरी इच्छा ही कानून है किसने कहा था, तो लुई 16वां ने कहा था। मेरी अंत्योनेट जो कि उसी की पत्नी थी, किसकी, लुई 16वां का, वो कहां की राजकुमारी थी, राजकुमारी थी ऑस्ट्रिया की, ठीक है। लेटर्स द कचेट क्या था, तो राजाज्ञा था। स्टेट्स जनरल की बैठक किस तिथि को आरंभ हुई थी, तो 5 मई 1789 को। किसने कहा था स्व चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, तो ये कथन अति महत्वपूर्ण है, वाल्टेयर ने कहा था। चूहों की अपेक्षा, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने कहा था, तो वॉल्टेयर ने कहा था, अति महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। फ्रांस में सबसे ज्यादा करों का बोझ किस पर था, तो जो साधारण जनता थी, जो तृतीय स्टेट की जनता थी उस पर था, तो ये याद रखिएगा। जो फ्रांस में सर्वाधिक बोझ किस पर था, तो तृतीय स्टेट की जनता, जो जनसाधारण थी उसी पर था, ठीक है। उसके बाद ऐसे हमने आपके कंटेंट में पढ़ा रखा है, आप लोग देखिएगा तो उसको भी समझ जाइएगा। सम्राट लुई 16वां को किस तिथि को फांसी दी गई थी, तो 21 जनवरी 1793 को। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अति महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। बास्तिल के किले पर भीड़ ने कब, तो 4 जुलाई 1789 को। बास्तिल का किला क्या था, वास्तव में वो कैदियों का जेल था, ठीक है। चलिए अब ये हो गया, फ्रांस की क्रांति आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो थ्योरी के साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी हमने तेजी से कवर करा दिया, और उम्मीद करते हैं
कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या समझ लग गया सबको? एक बार अच्छे से आप लोग थ्योरी को देख करके फिर से ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आज इतना ही रहने, बीच बीच में जो है आपका 9th का भी, सोशल साइंस का भी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है करके कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि आप लोग बार बार जो कहते हैं तो कम से कम आप लोग को परेशानी एग्जाम में नहीं हो, 9th वालों का को भी। ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन आप उधर से ही आपके पूछे जाएंगे, मॉडर्न से, वर्ल्ड से, एनिशियंट से। लेकिन 9th वालों को कुछ क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक वर्ल्ड हिस्ट्री के भी रह सकते हैं। हाँ, सारा क्वेश्चन जो है आपके 10th के ही SCERT बुक का है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।